हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन एक नंबर फर्स्ट क्लास एजुकेशन, वो भी फ्री में, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आज मैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से सोचना, समझना और देखना। लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने एंडोस्पोर्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हम सभी को ये पता है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमेशा दो सेल्स जो होंगी वो आपस में जुड़ेंगे, जिसमें एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। मेरी बात समझे आप कि अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक होती है मेल सेल, एक होती है फीमेल सेल। पर ये ज़रूरी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, बैक्टीरिया में मेल और फीमेल दोनों एक अलग अलग एंटिटी नहीं है। बैक्टीरिया में मेल अलग और फीमेल अलग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में हमको एक को मेल कंसिडर करना पड़ता है और एक को फीमेल कंसिडर करना पड़ता है। जब हम ये कंसिडर कर लेते हैं तो हम इन दोनों बैक्टीरियल सेल्स को देखते हैं कि क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, और अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो हमें उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The bacteria exhibit a primitive form of sexual reproduction which differs from eukaryotic sexual reproduction because there is no gamete formation at all. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये लगता है कि इसका रिप्रोडक्शन तुम्हारे जैसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इनके में ऐसा नहीं होता है, ओके। हम लोगों में बहुत बेहतरीन और डेवलप्ड रिप्रोडक्शन होता है, इनके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बात मेरी समझ में, क्योंकि इनके में कोई गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं है। जैसे हम लोगों में मेल में क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन, मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में क्या होता है ओवा। तो इनके में ऐसा कोई गैमीट फॉर्मेशन है ही नहीं, बस इनके में क्या है सेल मेट होती हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो हम इसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। पर दो सेल जुड़ रही हैं भाई साहब, तो सेक्सुअल तो कहना ही पड़ेगा, ठीक है। सो एसेंशियल फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डज टेक्स प्लेस, इट कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि why it is called as genetic recombination, because दो सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो जाकर आपस में मिक्स हो रहा है और एक नए टाइप का डीएनए बन रहा है। हालांकि दो बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए में बहुत ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बावजूद उसमें आपको स्ट्रक्चरली कोई भले चेंज ना दिखाई दे, पर फंक्शनली उसमें चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसा, मैं आपको कोविड-19 के बारे में बताती हूँ। आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आतंक मचा रखा है उसने, तो मैं आपको कोरोना के बारे में बताती हूँ। क्या होता है, आपने सुना होगा कि आजकल कोरोना के भी बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। कोरोना वायरस भी आजकल इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग कोरोना को मारने के लिए, उसको बुखार को कम करने के लिए, कोरोना को मारने के लिए कोई दवाई देते हैं, तो उस पर कोई असर ही नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ, समझना मेरी बात को। नॉर्मली एक कोरोना वायरस जो होता है, वायरस क्यों, हम कोरोना वायरस के बजाय हम किसी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आज हम मोनेरा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोरोना के अलावा हम कोई बैक्टीरिया ले लें, सपोज दैट कि हम कोई स्टेफ ऑरियस ले लेते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि पस फॉर्म करता है, जो कि सर्दी खांसी कॉज करता है। नॉर्मली स्टेफ को मारने के लिए हमने कोई दवाई खा ली, स्टेफ मर गया, पर उसमें एक बैक्टीरिया ऐसा बच गया जो कि नहीं मरा। पता है क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा जीन है विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि समय के साथ, एनवायरनमेंट के साथ उसने अपने जीन और डीएनए में चेंज कर लिया। जब जीन और डीएनए में चेंज कर लिया तो उसका जो डीएनए था वो कैसा, सेंसिटिव से कैसा हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। अब देते रहो दवाई बॉडी में, वो नहीं मरेगा। सेम विद द कोरोना वायरस टू, ठीक है। अब वही जो स्टेफ ऑरियस का बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे नॉर्मल बैक्टीरिया के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले, तो वो एक कॉपी ऑफ डीएनए को किसको दे देगा,
सामने वाले को। अब सामने वाले के अंदर जब वो डीएनए जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके डीएनए से, ठीक है, जिसके अंदर वो जा रहा है, रेसिपिएंट डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर मिक्स होने के बाद रेप्लिकेट करेगा तो वो भी कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंट। तो इस तरीके से तुम्हारे शरीर के में जितने भी बैक्टीरिया घुसे हुए हैं वो धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, सारे रेजिस्टेंट। अब तुम देते रहो, तुमको तो पता है कि तुमको इसका इन्फेक्शन हुआ है, देते रहिए आप दवाई, वो बैक्टीरिया कभी मरेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर तो वो वाला डीएनए ही नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है कोरोना वायरस के साथ भी। कोरोना वायरस भी अपना रूप बदल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ। होता क्या है कि रेजिस्टेंट जीन अगर आ जाए तो वही ट्रांसफर हो जाता है दूसरे में, फिर तीसरे में बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि नए नए कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आप दूसरे कोविड-19 वायरस को दे देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर वो मरते ही नहीं है। आई बात समझ में? तो आप इतना सैनिटाइजर, इतना डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, मे बी वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाए, धोते रहो हाथ, मरेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक रेजिस्टेंट जीन आ गया है और वो रेजिस्टेंट जीन वो हर कोरोना वायरस को देता जा रहा है बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलो आज अच्छा, जब ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, तो इसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जबकि यही ह्यूमन बीइंग में होगा ना तो इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, इस ट्यूब के थ्रू देखो ये एक कॉपी जा रही है डीएनए की और जाकर वो राउंड हो गई, ये गई 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 और राउंड हो गई, ठीक है। तो एक कॉपी ऑफ डीएनए को हम पेरेंट से ट्रांसफर करते हैं दूसरे रेसिपिएंट सेल में, ठीक है। चलो आ जाओ। नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन मेथड जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो बैक्टीरिया में होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चों? ये 3 टाइप का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। समझ गए मेरी बात को? तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 इज कॉन्जुगेशन, नंबर 2 इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। नंबर 3 इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। सो नॉर्मली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हम लोगों को करना है, व्हाट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? उधर से आया मटेरियल, फिर जिसको दे रहे हो उसके साथ फ्यूज हो गया, नया टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि डीएनए आरएनए इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द genetic recombination of the bacteria. Number 1 is transformation, number 2 is conjugation, number 3 is transduction. एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। आ जाओ, थोड़ा सा छोटा सा एक मैंने इमेज लगा रखा है ताकि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी छोटी सी बता सकूं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसडक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लैंटर्न टाइप का, लैंटर्न समझते हैं, लालटेन टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये चुड़ैल को देख रहे हैं आप, गौर से देखिए इस चुड़ैल को, ठीक है। ये चुड़ैल जो है, आपको क्या पता है इसका नाम? बताऊं मैं? ठीक है, नाम बताती हूँ। इसका नाम है बैक्टीरियोफाज। मैडम ये तो बहुत ही टफ नाम है, चुड़ैल का इतना कैसे टफ नाम होता है? खैर ठीक, इसीलिए तो खतरनाक चुड़ैल है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज नाम है इसका। ये बैक्टीरियोफाज जो है ये एक्चुअली एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खा लेता है। सो ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो है ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में करना क्या है कि बैक्टीरियोफाज जो है ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया को दे देता है, ठीक है। ट्रांसडक्शन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बेटा, ध्यान से समझना। ट्रांसडक्शन में होता क्या? ट्रांसड्यूस किया आपने। क्या क्या? ट्रांसड्यूस। क्या चीज ट्रांसड्यूस की आपने? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसड्यूस किया किसी दूसरे सेल में, ठीक है। बेसिकली जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं इनको आप बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब ही होता है कि वो खा लेता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजेस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? ईटर। क्या कहते हैं? ईटर। कौन सा ईटर कहते हैं? हम कहते हैं इनको बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरियोफाज कैसे करते हैं? इनके जो ऐसे भूतरा जैसे जो पैर हैं बहुत सारे, ये उन पैरों के माध्यम से यहाँ पर चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर चिपक जाते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो इनके अंदर बेटा जो डीएनए रहता है, क्या रहता है? डीएनए रहता है। ये डीएनए ये पहले क्या करते हैं? ऐसे चिपक जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया को थोड़ा सा छेद करते हैं, पूरा जो डीएनए जो इनके अंदर भरा, फाज डीएनए कहते हैं, वो डीएनए तुरंत इस सेल को दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ?
अब बैक्टीरिया सेल के पास 2 डीएनए है। बैक्टीरियल सेल के पास कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए है। एक डीएनए है फाज का डीएनए। एक डीएनए किसका डीएनए बेटा? एक डीएनए मैडम है फाज का डीएनए। ठीक है, एक डीएनए किसका हो गया? फाज का डीएनए। वो आ गया किसके अंदर? सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब जब वो इस सेल के अंदर आ गया तो फाज के डीएनए में किसकी इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों? फाज के अंदर इंफॉर्मेशन है पूरे बैक्टीरियोफाज बनाने की। आई बात समझ में? फाज के अंदर जो फाज के से जो डीएनए इस सेल के अंदर आ रहा है उसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन है? उस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन है आपका पूरा फाज बनाने के लिए। अब होता क्या है कि ये जब डीएनए अंदर आया तो ये बैक्टीरियल वाले डीएनए के अंदर घुस गया। जब वो बैक्टीरिया वाले डीएनए के अंदर घुस गया तो पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है, पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब जब कॉपी बनेगी, जब जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनेगी तो सेम वैसी ही कॉपी बनेगी। जब कॉपी बनेगी तो उस कॉपी में फाज का भी डीएनए का कॉपी बनेगा और बैक्टीरियल डीएनए भी मिक्स है, इसलिए तो दोनों की मिक्स की कॉपी बनेगी। ऐसे बनेगी तो लाल और काले दिख रहे हैं, तो लाल जेनेटिक मटेरियल किसका है? बोलो मुझे। लाल जेनेटिक मटेरियल है। अभी अटैच हुआ है, अटैच होने के बाद जेनेटिक मटेरियल दे देगा। अटैच होने के बाद जब जेनेटिक मटेरियल उसने ट्रांसफर किया तो रेड वाला जेनेटिक मटेरियल इज द फाज जेनेटिक मटेरियल एंड ब्लैक वाला जेनेटिक मटेरियल इज द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। दोनों मिक्स हो गए। अब जब कॉपीज बनेंगी तो उसमें दोनों का डीएनए होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस डीएनए के अंदर फाज का डीएनए है तो सेल के अंदर ये क्या बनाने लगेंगे? बैक्टीरियोफाजेस। आई बात समझ में? ये डीएनए एक्सप्रेस होगा, डीएनए एक्सप्रेस होगा, डीएनए एक्सप्रेस होगा और डीएनए एक्सप्रेस होते 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 ये बैक्टीरिया सेल के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बना लेगा। बैक्टीरियोफाज क्यों बना लेगा? क्योंकि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर फाज का भी डीएनए है। फाज का डीएनए ने क्या किया? टेक ओवर कर लिया, हाईजैक कर लिया। किसका डीएनए? बैक्टीरिया का डीएनए। और अगर आप किसी चीज को हाईजैक कर लेते ना तो उसे काम नहीं करने देते, आप खुद काम करने लगते हो। तो अब बैक्टीरिया डीएनए के साथ फेज का डीएनए मिक्स हो गया है, फाज का डीएनए मिक्स हो गया है, तो बैक्टीरियल डीएनए को काम ही नहीं करने देगा, वो खुद काम करेगा और खुद काम करेगा और उस बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना प्रोटीन बनाएगा, अपना कवर बनाएगा, अपने हाथ पैर बनाएगा, अपना सब कुछ बनाएगा और इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर खूब सारे फाज डीएनए बन जाएंगे और फाज डीएनए का जब लोड बढ़ेगा तो ये सेल फट जाएगी और सारे बैक्टीरियोफाज एक अंदर एंट्री लिया था, इतने सारे बैक्टीरियोफाज इस सेल के अंदर बन जाएंगे और फटकर पूरे शरीर में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द हाईजैक प्रोसेस। ठीक है, बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल को दिया और उसने हाईजैक कर लिया बैक्टीरियल सेल प्रोसेस को, अपने सेल के अंदर खूब सारा बैक्टीरियोफाज बनाया क्योंकि डीएनए जो है उसने बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अपना काम करते रहेगा। जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट होगा, फास्ट डीएनए भी रेप्लिकेट होगा और डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी बनाने की, तो वो अपनी पूरी बॉडी बनाएगा सेल के अंदर, खूब सारी बैक्टीरियोफाज बॉडी बन जाएंगी, सेल के ऊपर लोड बढ़ेगा, सेल फट जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन है, ध्यान से समझो, ये है बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, क्या है बैक्टीरियल डीएनए? अच्छा, थोड़ी सी चीजें और बताऊं मैं। किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर बेसिकली 2 डीएनए होते हैं। एक होता है प्लाज्मिड डीएनए, अब इसमें टेंशन नहीं लो, अभी पढ़ाने वाली हूं मैं। ठीक है, किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 डीएनए होते हैं, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए और एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ध्यान समझो, किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 डीएनए होते हैं, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए और एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, हम लोगों में कौन सा डीएनए है? क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, पर इनके में प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल दोनों होते हैं। प्लाज्मिड वो डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड जो डीएनए होता है मेनली यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है, ध्यान से समझिएगा, ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है, आप समझ रहे हैं, और ये रेसिपिएंट का प्लाज्मिड डीएनए है। आई बात आपको समझ में? जब प्लाज्मिड अपना डीएनए, देखिए ब्लैक और रेड कलर का, छोड़ता है रेसिपिएंट में तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसमें आपने सेल टू सेल कांटेक्ट किया है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। इसमें आपने किसी के माध्यम से डीएनए को ट्रांसफर किया, विच इज द बैक्टीरियोफाज। मेरी बात समझे आप? ट्रांसड्यूस करो, अपने माध्यम से आवाज पहुंचाओ। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि किसी की मदद से आपने डीएनए दिया, कॉन्जुगेशन मतलब जुड़ कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई, अब डायग्राम छोड़ो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसे कि कोई आपके घर पे बाई काम करती है, सपोज दैट आपके घर पे कोई मेड काम करती है, दूसरे दिन वो ऐश्वर्या राय जैसे सच के आ जाए, ठीक है, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बोलेंगे हाँ ये क्या हुआ? तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई बैक्टीरिया नॉर्मल से विरुलेंट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब नॉर्मल चल रहा है और अचानक से वो खतरनाक हो जाए या खतरनाक से नॉर्मल हो जाए, तो इसे आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब विरुलेंट स्पीशीज अपना डीएनए नॉर्मल स्पीशीज को देती है तो नॉर्मल स्पीशीज भी खतरनाक और चुड़ैल हो जाती है। मेरी बात समझे आप? तो जब विरुलेंट स्पीशीज नॉर्मल स्पीशीज को अपना डीएनए देती है, जब विरुलेंट स्पीशीज नॉर्मल स्पीशीज को अपना डीएनए देती है तो वो भी खतरनाक हो जाती है। सो देयर आर 3 वेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। नंबर 1 इज द ट्रांसडक्शन, जिसमें आप किसी के माध्यम से डीएनए को पहुंचाते हैं, विच इज द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा लेता है और उसके बाद फिर वो बैक्टीरियल डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। आई बात समझ में? पर उस बैक्टीरिया के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन होती है, नए बैक्टीरियोफाज भी वो बैक्टीरियल डीएनए बनवा सकता है, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में आप 2 सेल्स को कांटेक्ट में लेते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको सेल को मारकर उसका डीएनए किसी दूसरे स्पीशीज को देना है, ठीक है। आगे चलिए एक एक करके डिटेल में बात करें। आहा, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे आसान, आसान तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में आए हो तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ नाम के एक जो है साइंटिस्ट ने दी थी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। चूहिया इसमें आएगी, नॉट चूहा नहीं, चूहिया आएगी। 1928 पे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट दिया, बहुत बेहतरीन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे कमेंट में मुझसे ये पूछा गया था कि जितना मैंने पढ़ाया उतना नीट के लिए सफिशिएंट है। जी हाँ, जी हाँ, इतना सफिशिएंट है। जो एक्स्ट्रा आपको देना है वो मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में बना के आपको दे दूंगी, वैसा इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ठीक है, तो कोई अब मुझसे ये सवाल में पूछेगा, थोड़ा लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। और जितना नोट इसमें लिखा हुआ है वो एकदम वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ग्रिफिथ 1928 में, ठीक है, ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्सेन चेज का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉइड का एक्सपेरिमेंट, मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इनसे ऐसा कभी होता ही नहीं कि सवाल ना आए, कभी नहीं होता ऐसा, तो सवाल आता है इससे बीच में, ठीक है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखते, एक एक करके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सप्लेन किया। इन्होंने देखा डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई का इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस वो बैक्टीरिया होता है जो जनरली चेन के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि मैंने शेप्स में आपको बताया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको अच्छी सर्दी खांसी कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए लोग ना आजकल बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो लोगों को इतनी सर्दी खांसी होती है। बेचारा कोई भी आदमी नॉर्मल भी छींकता है, दूर 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 रहो जरा, तुमको कोरोना तो नहीं है, तो बड़ा टेंशन है आजकल, ठीक है। निमोनाई पे काम किया इन्होंने, ठीक है। और इसी दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को लेकर ही इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया है, ठीक है। इन द ट्रांसफॉर्मेशन द डोनर एंड रेसिपिएंट डू नॉट केम इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। कॉन्जुगेशन जैसा ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में डोनर और रेसिपिएंट दोनों पास पास नहीं आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? द डोनर सेल रिलीज अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज एक्टिवली टेकन अप बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। तो हम डोनर और रेसिपिएंट को एक सोल्यूशन में डाल देते हैं या उनका डीएनए डाल देते हैं, और डोनर का डीएनए खट से रेसिपिएंट बाय द सोल्यूशन लेती है, ठीक है। एक मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट किया है इन लोगों ने, तो मीडियम के थ्रू लेती है,
ठीक है, आइए इसका समझ में आएगा आपको कैसे होता है। ठीक है, दिस एबिलिटी टू पिक द डीएनए फ्रॉम द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन को डीएनए से दन से ले लेना, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस। ओके, तो जब किसी का डीएनए ह्यूमन बॉडी चूहिया में डाला जाता है तो मीडियम इज द ब्लड, ब्लड के थ्रू खट से डीएनए जो है वो कहाँ आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसे ही आप क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेट मी कहाँ आ जाओ सब आ जाओ इधर, जितने भी इधर देख रहे हैं आ जाओ। हम लोगों ने 2 प्रकार का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई स्ट्रेन लिया है। ठीक है, हम लोगों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में 2 प्रकार का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई स्ट्रेन लिया है। एक स्ट्रेन है रफ which is denoted by the R strain, ठीक है, और एक स्ट्रेन है स्मूथ which is denoted by the S strain। ठीक है, R strain को रफ स्ट्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल नहीं है इसलिए ये रफ अपीयरेंस का दिखाई देता है। पर स्मूथ वाला जो है इसके ऊपर सेल वॉल है, और ये सेल वॉल पॉइजनस सेल वॉल है, ये खतरनाक सेल वॉल है, विरुलेंट सेल वॉल है। ठीक है, अब पहले रफ वाले को जो है तो जब इंजेक्शन लगाया गया, मतलब रफ वाले को नहीं, जब चूहिया को ये रफ वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई दिया गया थ्रू द इंजेक्शन, तो वो जीवित रही क्योंकि उसके सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल ही नहीं थी, तो पॉइजन कुछ था ही नहीं, तो नहीं मरा। पर जैसे ही स्मूथ वाले दूसरी चूहिया को लगाया गया इंजेक्शन तो वो मर गई, क्योंकि जो सेल वॉल है वो पॉइजनस है। ठीक है, नाउ उसके बाद स्मूथ वाले को हम लोगों ने हीट ट्रीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट ट्रीट कर दिया। स्मूथ वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को हमने हीट ट्रीट कर दिया, उसको हमने गर्म कर दिया। जब हमने उसको गर्म कर दिया ना, तो उसकी जो कोटिंग थी, क्या थी, कोटिंग, ठीक है, जो उसकी वॉल थी वो टूट गई। जब उसकी वॉल टूट गई तो खतरा क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, खतरा कम हो गया, और उसके बाद जब इन्हें इसे इंजेक्शन लगाया गया, ठीक है, ये वाला देखो हीट किल्ड किया गया, स्मूथ वाला था, सेल वॉल टूट गई तो खतरा कम हो गया, तो चूहिया जिंदा रही, आहा जिंदा रही। उसके बाद जब हम लोगों ने मिक्स किया, ठीक है, जब हम लोग, ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने मिक्स किया, किसको मिक्स किया, हमने मिक्स किया हीट ट्रीटेड स्मूथ स्ट्रेन को जिसकी सेल वॉल नष्ट हो गई है, और हमने मिक्स किया किसको, इस रफ स्ट्रेन को। ठीक है, और मिक्स करके फिर हमने चूहिया को लगाया तो वो मर गई। मैडम क्यों मर गई, अच्छा क्यों नहीं मरेगी, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, पहले मैं पूरा वो बता दूं, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगी। ठीक है, तो आपको कायदे से मरनी नहीं चाहिए थे चूहिया, क्योंकि हीट, नॉर्मल हीट ट्रीटेड से तो नहीं मर रही थी, और रफ वाले से तो वैसे नहीं मर रही थी, पर जैसे दोनों को मिक्स किया ना, मर गई चूहिया। ठीक है, थर्ड, ठीक है, अब समझना। नेक्स्ट में क्या किया कि अभी यहां तक समझो, ठीक है, यहां तक समझो, ओके 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 ओके, ठीक, अच्छा आगे भी समझाई तो क्यों। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जो स्मूथ वाला था जिसको हीट ट्रीट किया गया था, स्मूथ वाला जो था जिसको हीट से गर्म किया गया था, उसको और ट्रीट किया गया डीएनए से। किससे ट्रीट किया गया, डीएनएज। एज क्या होता है, एंजाइम। किससे ट्रीट किया गया, डीएनए से। डीएनए क्या होता है, एक एंजाइम जो डीएनए को डिनेचर कर देता है, मार देता है, तोड़ देता है। तो हीट किल्ड वाले को हम लोगों ने डीएनए और मिला दिया, तो उसमें क्या हुआ उसका जो है डीएनए, अभी क्या हुआ बाद बताऊंगी। ठीक है, डीएनए से डीएनए पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए ट्रीटेड, हीट ट्रीटेड स्मूथ वाले को और आपके रफ वाले को मिक्स किया गया, और जब चूहे को लगाया गया तो चूहा जिंदा बच गया। ठीक है, थर्ड में जो ये आपका हीट ट्रीटेड वाला था, इसको डीएनए ट्रीटेड नहीं किया गया, इसको प्रोटीएजेस ट्रीटेड किया गया। प्रोटीएजेस ट्रीटेड मतलब कि ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को मार देता है। ठीक है, जितने भी प्रोटीन थे सबको मार देता है। ठीक है, तो प्रोटीन डीनेचर हो गया, और फिर उसके बाद इसको फिर रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। आई बात समझ में। अच्छा, इससे तुमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि रफ, मैं एक का ऑब्जर्वेशन बता रही हूं, रफ वाले से चूहा इसलिए जीवित है क्योंकि इसके पास
वो पॉइजनस कोटिंग ही नहीं है, इसलिए वो जीवित रहा। स्मूथ वाले से चूहा इसलिए मर गया क्योंकि इसके पास वो पॉइजनस कोटिंग है, सेल वॉल पॉइजनस है। हीट ट्रीटेड वाले में चूहा जीवित रहा क्योंकि गर्म करने से सेल वॉल टूट गई जो कि पॉइजनस थी, तो जीवित रहा। हीट ट्रीटेड स्मूथ और रफ को जब आपने मिलाया, हीट ट्रीटेड और रफ को जब आपने मिलाया तो चूहा मर गया। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैडम पहले जब हमने हीट ट्रीटेड को दिया था तो चूहा तो नहीं मरा था, फिर इसमें जब रफ के साथ मिलाया तो नहीं मरना चाहिए, तो मर क्यों गया? जब आपने पहले हीट ट्रीटेड को मिलाया था चूहा के अंदर तो चूहा जिंदा था। क्यों जिंदा थी? क्योंकि उसका पॉइजनस कोट जो है वो क्या हो गया था, डीनेचर हो गया था और बैक्टीरिया मर गया था। बैक्टीरिया मर गया था तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। पर इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है ना, डीएनए इतने टेम्परेचर पे भी नहीं मरता, डीएनए नस्वर है, ठीक है, वो नहीं मरता, वो नहीं डीनेचर होता, बहुत मुश्किल से खत्म होता है डीएनए, ठीक। अभी इसके अंदर ना डीएनए जो है वो क्या है, जीवित है, डीएनए काम कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे ही इसको आप रफ के साथ मिलाएंगे, जैसे ही इसको आप किसके साथ मिलाएंगे, रफ के साथ मिलाएंगे, तो ये अपना डीएनए जो है ना वो किसको दे देगा, दन्न से रफ वाले को, क्योंकि वो कुछ काम भले नहीं कर सकता पर वो क्या करेगा, दन्न से रफ वाले को दे देगा अपना डीएनए, जो कि पॉइजनस जो है कोटिंग बनवाता था। जी वो डीएनए क्या करी, कोटिंग किसकी वजह से बनी है, पॉइजनस वाली, भाई आपके डीएनए की वजह से ही तो बनी है। अब डीएनए किसको मिल गया, रफ वाले को मिल गया। किसको मिल गया, रफ वाले को मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने डीएनए ट्रांसफर कर दिया थ्रू अ सोल्यूशन। ये बैक्टीरिया आप किसके थ्रू दे रहे हैं, इंजेक्शन या किसी सोल्यूशन के थ्रू, तो सोल्यूशन के थ्रू डीएनए आया, ठीक है, इससे निकलकर इसके अंदर चला गया और जैसे ही आपने चूहे को लगाया चूहा मर गया, क्योंकि अब रफ वाले के पास वो पॉइजनस डीएनए आ चुका है। पर जब आपने सोल्यूशन में डीएनए डाल दिया, ठीक है, तो डीएनए जो है, जो कि आपके जब आपने नया तैयार किया मिक्सचर, तो आपने उस हीट किल्ड वाले को डाला और रफ को डाला और उसमें डीएनए डाल दिया। अब इस हीट किल्ड वाले के अंदर जो डीएनए अभी भी काम कर रहा था, डीएनए की वजह से वो डीनेचर हो गया, अब उसके पास पॉइजनस डीएनए है ही नहीं। रफ वाला तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बेचारा इसकी वजह से, हीट किल्ड की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा था पॉइजनस में, तो अब इसका डीएनए भी आपने डीनेचर कर दिया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द डीएनए। उसके बाद दोनों को मिलाएंगे तो चूहा जिंदा रहेगा, क्योंकि आपके पास पॉइजन वाला डीएनए ही नहीं है। पर अब आपने एक नया सोल्यूशन तैयार किया जिसमें आपने रफ स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया। अब आपने उसमें भाई डीएनएज नहीं मिलाया, आपने उसमें प्रोटीएज मिलाया। प्रोटीएज की वजह से डीएनए जिंदा रहा, मर गए प्रोटीन, तो इन्फेक्शन देने वाला तो डीएनए ही था ना, ठीक। तो अब डीएनए इस हीट किल्ड में जीवित है, जैसे ही आप सोल्यूशन में मिलाएंगे डीएनए यहां से आकर फिर से रफ में आ जाएगा। अब रफ का स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट स्ट्रेन हो गया है, खतरनाक स्ट्रेन हो गया है और वो चूहे को मार देगा। प्रोटीएजेस से सिर्फ प्रोटीन मरे, डीएनए जीवित रहा। इसका मतलब ये है कि यहां पर कैरेक्टर डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटीन के थ्रू नहीं। डीएनए के वजह से ही हेल्दी चूहा मर जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हीट किल्ड बैक्टीरिया अपना डीएनए रफ स्ट्रेन को देता है, जो कि एक हेल्दी स्ट्रेन था, जो कि इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा था, और जैसे ही डीएनए दिया, और डीएनए किसके थ्रू गया, सोल्यूशन के थ्रू गया, और आपका रफ स्ट्रेन विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और चूहा मर गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन। देखिए, सो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन जो है वो कैसा है, दो स्ट्रेन है, एक है कैप्सुलेटेड स्ट्रेन और एक है नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, विरुलेंट स्ट्रेन होता है ये, ठीक है। और नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन जो होता है ये नॉन विरुलेंट होता है, क्योंकि इसके पास कैप्सूल की वजह से पॉइजनिंग है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि स्मूथ को जब आपने लगा तो माइस मर गया, जब आपने रफ लगाया तो माइस जिंदा रहा, जब आपने स्मूथ को हिट किल्ड कर दिया तो माइस जो है जिंदा रहा, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका है और रेप्लिकेट नहीं करेगा तो टॉक्सिन आएंगे नहीं, तो जीवित रहेगा। पर जब आपने हीट किल्ड और रफ को लगाया
तो सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के थ्रू दोगे ना आप ये दोनों स्ट्रेप्टोकोकस को, निमोनियाई को, तो हीट किल्ड वाला जो है वो क्या करेगा, अपना डीएनए दन्न से सोल्यूशन के थ्रू रफ वाले को दे देगा, रफ वाला विरुलेंट कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही माइस को देंगे माइस मर जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द कॉन्जुगेशन. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. घर पे रहिए और सेफ रहिए.